Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important point of current affairs of 22nd October 2024. आज के इस वीडियो में हम लोग 22 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स लाते रहता है, वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीखने को जरूर मिलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Okay, so in this video we are going to discuss current affairs of 22nd October 2024. हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, मैं ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे पीडीएफ में दिए गए लिंक की मदद से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स ऑफ 22nd अक्टूबर 2024, इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से। ओके, अगर इसे आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो करंट अफेयर्स ऑफ 22nd अक्टूबर 2024, हमारा पहला पॉइंट है कि इंडिया शोकेसेस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टू भूटान पीएम। भारत ने भूटान के प्रधानमंत्री को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिखाई। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया शोकेस्ड अ हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल बस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान शेरिंग टोब्गे एंड हिज डेलीगेशन। भारत ने हाइड्रोजन संचालित फ्यूल सेल बस को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे को उनके दल को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे, तो उनके प्रतिनिधिमंडल को और उनको जो है हाइड्रोजन संचालित हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल बस जो है वो प्रदर्शित किया गया है भूटान के प्रधानमंत्री को शेरिंग तोब्गे को। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, लेड द डेमोन्स्ट्रेशन। इस प्रदर्शन का नेतृत्व श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं, तो उसका नेतृत्व जो है श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बस इज पावर्ड बाय इंडियन ऑयल व्हिच हैज बीन रिसर्चिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सिंस 2004। यह बस इंडियन ऑयल द्वारा संचालित है जो 2004 से हाइड्रोजन तकनीक पर शोध कर रही है। तो इंडियन ऑयल जो है 2004 से हाइड्रोजन तकनीक पर काम कर रही है। तो ये बस जो है जो बस डेमोन्स्ट्रेट किया गया है भूटान के प्रधानमंत्री को, तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा संचालित है। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे संचालित बस को, हाइड्रोजन पावर्ड बस को जो है भूटान के प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन ऑयल इनिशियली फोकस्ड ऑन हाइड्रोजन सीएनजी ब्लेंड्स एंड हैज नाउ एडवांस्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। इंडियन ऑयल ने शुरू में हाइड्रोजन सीएनजी मिश्रणों पर ध्यान केंद्रित किया और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक प्रगति की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन 8 फ्यूल सेल buses are operational including one each of the Indian Army and Indian Navy. These buses are in the service in New Delhi, in Delhi NCR region and Vadodara. 8 फ्यूल सेल बस है जो हाइड्रोजन से संचालित बसेस है। 8 बसेस अभी कार्यरत है, जिनमें से एक बस भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए है। ये बसें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और वडोदरा में चल रही है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस जो है भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में और वडोदरा में। तो अभी 8 फ्यूल बसेस है जो चल रही है। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट पॉइंट का। हमारा सेकंड पॉइंट है यूनियन मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया लॉन्चेस ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम एक समाधान लॉन्च किया। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च द ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑन 21 अक्टूबर 2024। श्रम और रोजगार तथा युवा और खेल मामले के मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ई श्रम एक संसाधन वन सॉल्यूशन को असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए 21 अक्टूबर को लॉन्च किया। तो ई श्रम वन सॉल्यूशन का लॉन्च किया गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन विल प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड इन द ई श्रम प्लेटफॉर्म। ई श्रम एक समाधान असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सरल पहुंच प्रदान करेगा जो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। ये तो ई श्रम पोर्टल पे जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो भी वर्कर्स है वो रजिस्टर्ड है, तो उनको जो है डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं तो वो उन तक पहुंचाई जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन 26 अगस्त 2021। ये ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 26 अगस्त 2021 को एंड ओवर 30 करोड़ वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड इन 3 इयर्स। ई श्रम पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया और 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने अब तक इस पर पंजीकरण कराया है। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे सेकंड पॉइंट का। आवर थर्ड पॉइंट इज कि MEI, TY एंड MHI अनाउंस जॉइंट कॉल फॉर प्रपोजल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसिस्टम्स। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन उप प्रणालियों के विकास के लिए संयुक्त प्रस्तावों की घोषणा की।
इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज MEITY, इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज MHI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो MEITY और MHI के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और उन्होंने अनाउंस किया है कि जॉइंट कॉल फॉर प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सब सिस्टम्स ऑन 21 अक्टूबर। तो ये अनाउंसमेंट 21 अक्टूबर को किया गया है ज्वाइंट कॉल फॉर प्रपोजल्स के लिए, ठीक है, एट अ सेरेमनी इन इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन न्यू दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहन उप प्रणालियों के विकास के लिए संयुक्त प्रस्तावों की घोषणा 21 अक्टूबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली के एक समारोह में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू डेवलप सब सिस्टम्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उप प्रणालियों का विकास करना है, जिसमें शामिल है पहला इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन विद इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्राइव कंट्रोलर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर्स और ड्राइव कंट्रोलर्स के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑप्शंस फॉर AC एंड DC चार्जिंग एट वेरियस वोल्टेज करंट लेवल्स। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना विभिन्न वोल्टेज करंट स्तरों पर AC और DC चार्जिंग के विकल्पों के साथ। तो ये वो शामिल चीजें हैं जिनको इस सब डिवीजन सब सिस्टम में, ठीक है, सब सिस्टम में इसको डिस्कस किया जाएगा, जो प्रपोजल्स में है ये बातें रख सकते हैं उसमें, ठीक है। थर्ड क्या है कि एड्रेसिंग द ग्रिड सब डिस्ट्रीब्यूशंस ड्यू टू EVs, ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशंस का समाधान, EVs के कारण जो भी ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रॉब्लम्स आती है तो उसका समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड इंटेलिजेंस, बैटरी प्रबंधन प्रणाली जो सुरक्षा और बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। Alright, next point is that this program aims to develop indigenous subsystems with a major share of indigenous components, resulting in quality and cost effectiveness ready for commercialization. यह कार्यक्रम स्वदेशी उप प्रणालियों के विकास को लक्षित करता है, जिसमें स्वदेशी घटकों का प्रमुख हिस्सा होगा, जिससे गुणवत्ता और लागत कुशलता प्राप्त होगी, जो वाणिज्यीकरण के लिए तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डिवाइस प्रोटोटाइप विद टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स 7 and above will be preferred for financial support। ऐसे प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 7, ठीक है, और उससे ऊपर के उपकरण प्रोटोटाइप के विकसित की ओर ले जाते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता भी प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 7 TRL7 और उससे अबव के जो भी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज मिलिट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है, सैन्य समसामयिकी मामले। अब मिलिट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स में फर्स्ट पॉइंट है कि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज on an official visit to United Arab Emirates on 21st to 24th October 2024। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि नौसेना के प्रमुख है, वो 21 से 24 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के आधारित दौरे पर गए हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि संयुक्त अरब अमीरात पे दौरे पे गए हुए इनमें से कौन से एडमिरल है, तो कौन होंगे, तो दिनेश के त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। ओके, नेक्स्ट है कि INS सुवराना, ठीक है, INS सुवरना visited Das El Salam, Tanzania from 19 to 21st October 2024 for a short stop to rest and refuel while it was on an anti-piracy mission of Gulf of Aden। ठीक है, INS सुवर्ण ने 19 से 21 अक्टूबर 2024 तक दार एस सलाम तंजानिया में एक छोटे ठहराव के लिए दौरा किया ताकि वह आराम कर सके, थोड़ा रेस्ट लिया इस INS ने और ईंधन भर सके, जबकि यह गल्फ ऑफ अदन के आवाजाही के खिलाफ अभियान पर था। ठीक, तो ये INS सुवर्ण जो है वो अभी एंटी पायरेसी मिशन पे है गल्फ ऑफ एडन में। ठीक, INS सुवर्ण एंटी पायरेसी मिशन पे है गल्फ ऑफ सूडन में, तो इसने अभी अपना ठहराव किया है तंजानिया में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन 21 अक्टूबर 2024 द इंडियन एयर फोर्स एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयर फोर्स स्टार्टेड द 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट एयर फोर्स स्टेशन कालीकुंडा, वेस्ट बंगाल। 21 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना ने एयर फोर्स स्टेशन कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 12वां संस्करण शुरू किया। तो 21 अक्टूबर को जो है इंडियन एयरफोर्स और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स के द्वारा जो है 12वां एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का 12th एडिशन जो है एयरफोर्स स्टेशन कालीकुंडा में वेस्ट बंगाल में किया गया। ऑलराइट, तो ये इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच का कोलैबोरेशन का है जो कि एयरफोर्स स्टेशन कालीकुंडा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया वेस्ट बंगाल में। ओके, तो ये थे मिलिट्री करंट अफेयर्स, हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट इज कि ITU कैलेडोस्कोप 2024 कॉन्फ्रेंस किक्स ऑफ इन न्यू दिल्ली। ITU कैलेडोस्कोप 2024 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुई। तो ये ITU WTSA 2024 के अंतर ITU जो है तो उसमें ये कैलेडोस्कोप 2024 कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। उसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द हाईली एंटिसिपेटेड ITU कैलेडोस्कोप 2024 एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन 21 अक्टूबर 2024 एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, एंड दे आर रनिंग alongside with the
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024, ठीक है, WTSA 2024 का ऑर्गेनाइजेशन में ITU कलाइडोस्कोप 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, बहु प्रतिष्ठित ITU क्लाइडोस्कोप 2024 शैक्षणिक सम्मेलन 21 अक्टूबर को भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में शुरू हुआ, जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 WTSA के समानांतर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस ईयर्स थीम इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड सेट द स्टेज फॉर 3 days ऑफ डिस्कशंस ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। इस साल का जो थीम है, इस वर्ष का विषय जो थीम है कि स्थायी विश्व के लिए नवाचार और डिजिटल परिवर्तन, ठीक है, इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसने उन्नत तकनीकों पर 3 दिनों की चर्चाओं पर आधार तैयार किया है। तो इस साल का जो ITU कलाइडोस्कोप 2024 का जो थीम है वो है इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड। इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये थीम है ITU 2000 कलाइडोस्कोप 24 का। Right. Next point is the ITU WTSA 24 conference saw record submissions with a total of 142, including 100 from India and 42 from rest of the world. ITU 2024 में ITU WTSA 2024 में सम्मेलन में रिकॉर्ड 142 प्रस्तावों की प्राप्ति हुई, जिसमें 100 भारत के हैं और 42 विश्व के अन्य देशों से आए हैं। ओके, तो ये था हमारा 5वां पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। अब 6th पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर्स करंट अफेयर्स, ठीक है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड समसामयिक मामले 22 तारीख के। फर्स्ट पॉइंट इज कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अटेंडेड द NDTV वर्ल्ड समिट 2024 ऑन 21 अक्टूबर 2024। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में NDTV वर्ल्ड समिट 2024 में भाग लिया। तो NDTV वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये 2024 के NDTV वर्ल्ड समिट के पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी commemorated the 8th anniversary of उड़ान स्कीम ऑन 21 अक्टूबर 2024। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर को उड़ान स्कीम की 8वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, तो उड़ान स्कीम का 8वां वर्षगांठ भी मनाया गया है अभी, तो इसकी बधाई दी गई है। इसको मनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, तो 8वां वर्षगांठ मनाया गया उड़ान स्कीम का अभी रिसेंटली में। उड़ान क्या हो गया? तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, जिसको 2024 के 21 अक्टूबर 2024 के 21 अक्टूबर को मनाया गया 8वां वर्षगांठ। ओके, 8th एनिवर्सरी। ऑलराइट, नाउ आवर 7th पॉइंट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है हमारा 7वां पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इन द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स इंडियाज दीपिका कुमारी won the silver medal in the women's recurve category in Tlaxcala, Mexico. Okay, Tlaxcala, Mexico on 21 अक्टूबर 2024। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी ने 21 अक्टूबर 2024 को टैक्सकाला मैक्सिको में महिलाओं की रिकर्व श्रेणी में रजत पदक जीता। तो सिल्वर मेडल जीता गया है तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल में, आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल जो कि मैक्सिको में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये दीपिका कुमारी के द्वारा जीता गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया विल होस्ट 4 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल चैलेंजर टूर इवेंट्स इन फरवरी 2025 नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग इन चेन्नई। भारत अगले साल फरवरी 2025 में ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल चैलेंजर टूर इवेंट्स की मेजबानी करेगा, जिसकी शुरुआत चेन्नई में होगी। ओके, तो ATP चैलेंजर टूर इवेंट्स 2025 में होगा, फरवरी के 2025 में, 25 के फरवरी में, तो ये चेन्नई में होने वाला है ATP चैलेंजर टूर इवेंट्स। और ये क्या है? तो टेनिस का स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये टेनिस स्पोर्ट्स का आयोजन होगा चैलेंजर टूर इवेंट्स का चेन्नई में 2025 में। Okay, next point is कि in football India has announced 23-member under-17 men's national team for the upcoming Asian Football Confederation Asia Cup 2025 qualifiers. The tournament will held from 23rd to 27th October in Thailand. ठीक है, भारत में आगामी फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप 2025, ठीक है, तो एशिया कप होने वाला है, जो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप 2025 के लिए अंडर-17 टीम का घोषणा कर दिया है भारत ने। और ये एशिया कप जो है, फुटबॉल का एशिया कप जो है 23 से 27 अक्टूबर तक होने वाला है थाईलैंड में। ठीक है, तो अंडर-17 एशिया कप फुटबॉल होने वाला है 23 से 27 अक्टूबर के बीच में थाईलैंड में। तो ये थी हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू मिसलेनियस। मिसलेनियस में फर्स्ट पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated an international workshop on modern technologies in survey for urban land records on 21 अक्टूबर 2024। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस 21 अक्टूबर 2024 को शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला यानी इंटरनेशनल वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ
ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सर्वे फॉर अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन सर्वे फॉर अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, और ये इनॉग्रेशन किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ नमो भारत ट्रेन्स वाज सेलिब्रेटेड एज नमो भारत दिवस इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अक्टूबर 2024। इन नमो भारत ट्रेनों के संचालन का पहला वार्षिक दिवस, इन नमो भारत ट्रेनों का 1 साल हो गया है, तो वो 21 अक्टूबर को मनाया गया नमो भारत दिवस के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट एनिवर्सरी मनाया गया नमो भारत ट्रेन्स का नमो भारत दिवस के साथ। Our 10th point is कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह पेड होमेज टू मार्टियर्स ऑन पुलिस कमेमोरेशन डे एट द नेशनल पुलिस मेमोरियल इन न्यू दिल्ली ऑन 21 अक्टूबर 2024। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, तो पुलिस शहीद दिवस दैट इज नेशनल पुलिस मेमोरियल पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया, जिसपे अमित शाह जी ने जाकर के श्रद्धांजलि दी है। तो पुलिस शहीद दिवस जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो वो पुलिस शहीद दिवस पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया और इसमें शामिल हुए थे अमित शाह, तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अब 11th point is कि the finance minister has approved the establishment of chief general manager posts below board level in 5 more rationalized banks, that is Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Punjab and Sindh Bank and UCO Bank. Previously CGM positions existed in 6 out of 11 nationalized banks. वित्त मंत्री ने बोर्ड स्तर के नीचे मुख्य महाप्रबंधक पद की स्थापना को मंजूरी दी है, जो 5 और राष्ट्रीयकृत बैंकों में लागू होंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी बैंक, भारतीय विदेशी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूसीओ बैंक। ठीक है, यूको बैंक। इससे पहले सीजीएम पद 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 6 में मौजूद थे। ठीक है, तो सीजीएम पोस्ट जो है वो पहले 11 में था, 11 में से 6 में मौजूद था और अब 5 में और लागू कर दिए गए। तो इसके बाद क्योंकि ये पूरा 11 में लागू हो गया। Our next point is कि श्री विक्रम देवदत्त, a 1993 batch IAS officer from the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory cadre has taken the charge as coal secretary। तो श्री विक्रम देवदत्त जो कि 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम संघ क्षेत्र के कैडर से हैं। उन्होंने कोयला सचिव का पद ग्रहण किया है। ये तो नए कोयला सचिव बने हैं श्री विक्रम देवदत्त, नए कोयला सचिव बने हैं श्री विक्रम देवदत्त, और ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर है। और ये थे जो जिस कैडर में थे वो थे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी। ओके, आवर 13th पॉइंट इज, इस पॉइंट में क्या था कि कोयला सचिव बने हैं श्री विक्रम देव दत्त। आवर 13th पॉइंट इज कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव सेड दैट इंडिया a permanent place in the UN Security Council UNSC. He shared these views on the interview with state-owned TASS news agency on 20 अक्टूबर 2024। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह मिलनी चाहिए। यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है स्थायी परमानेंट प्लेस मिलना चाहिए भारत को, ब्राजील को और अफ्रीकी देशों को। तो ये डिमांड उठाई गई है सर्गेई लैवरोव के द्वारा। इन्होंने टास समाचार एजेंसी है, तो वहां पे 20 अक्टूबर को उन्होंने इसमें एक इंटरव्यू में कहा है इस बात को। Okay, our 14th point is the 2-week United Nations Biodiversity Conference COP16 began on 21 October 2024 in Colombia to review efforts to stop and reverse the loss of nature. Environmental leaders from nearly 200 countries are expected to attend. In this conference, 190 countries signed the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework to protect biodiversity। 2 हफ्तों का संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है 21 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन हुआ 21 अक्टूबर को। ये हुआ है तो कोलंबिया में। ठीक है, तो कोलंबिया में यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 का आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य प्रकृति के नुकसान को रोकने और उलटने के प्रयासों की समीक्षा करना है। लगभग 200 देशों के पर्यावरण नेताओं की उपस्थिति की उम्मीद है इसमें। इस सम्मेलन में 196 देशों ने जैव विविधता की रक्षा के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 196 देशों के द्वारा जो है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पे साइन किया गया इस यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में COP16 में। ओके, तो ये था हमारा 14th पॉइंट और आखिरी पॉइंट करंट अफेयर्स ऑफ 22 अक्टूबर में।
तो आप इसको इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन सारे डिटेल्स का रेफरेंस लिंक पीडीएफ में दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से। ओके, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के। और अगर इसे आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 22 अक्टूबर 2024। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सीखने को जरूर मिला होगा, और सीखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं। तो हनुमान स्टडीज पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस लाते रहता है, और आर्टिकल्स भी लाते रहता है, जिसे आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। ओके, हनुमान स्टडीज जो है वो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है। आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। तो तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।